हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप यूपी पीजीटी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सोशियोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट है, तो यूपी पीजीटी में जो है द्वंद्ववाद की अवधारणा सिलेबस में है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि द्वंद्ववाद की अवधारणा क्या होती है। इससे संबंधित बहुत से प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। द्वंद्वात्मक का अर्थ होता है वाद विवाद यानी डायलॉग की एक बौद्धिक विवेचना पद्धति से है। जब किसी भी बात या किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के प्रति संघर्ष हो या फिर एक दूसरे के प्रति नकारात्मक संवाद हो तो द्वंद्वात्मक वहाँ पे मौजूद होता है। यह तर्कशास्त्र की एक अवधारणा है और यूनानी दार्शनिक जो थे अरस्तु, इनकी यहाँ पे डेट लिखी है 384 से 322 ईसा पूर्व के अनुसार इसे प्रश्नोत्तर द्वारा तर्क वितर्क के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यूनानी जो दार्शनिक थे अरस्तु, उनके अनुसार क्या है कि इसे प्रश्नोत्तर द्वारा तर्क वितर्क के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर अरस्तु से पूर्व थे एक और यूनानी, उनका नाम है दार्शनिक जो थे प्लेटो। प्लेटो जो थे 427 से 397 ईसा पूर्व इस अवधारणा को अपने दार्शनिक विचारों के संदर्भ में विकसित किया। ठीक है। सबके अलग अलग विचार हैं द्वंद्ववाद के बारे में है। उनका क्या था कि अपने विचारों के संदर्भ में विकास, इस अवधारणा को अपने दार्शनिक विचारों के संदर्भ में विकसित किया था। ठीक है। प्लेटो से पूर्व एक और यूनानी दार्शनिक थे सुकरात। ठीक है। 470 से 390 ईसा पूर्व अवधारणा को सभी विज्ञानों की मूल धारणा के लिए परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया था। इन्होंने इस अवधारणा का प्रयोग किसके लिए किया था? परीक्षण करने के लिए किया था। उनके अनुसार द्वंद्ववाद ये है। मध्यकाल के अंत तक यह अवधारणा तर्कशास्त्र का एक हिस्सा बन गई थी। ठीक है, हिस्सा बन गई। इस अवधारणा का तर्क वितर्क यानी जो रीजन होता है की परंपरा के अनुसार जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट, जो कि 1724 से 1804 यूरोप के आधुनिक दर्शन में इसका प्रयोग किया था उन्होंने। ठीक है। उसने द्वंद्ववाद का प्रयोग इस बात की विवेचना करने के लिए किया था। उसने क्यों किया था? अनुभाविक प्रघटनाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों से, जो अनुभाविक प्रघटनाएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको नियंत्रित जो करने वाले नियम होते हैं और उनसे गैर अनुभाविक वस्तु की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है। द्वंद्ववाद का एक और अर्थ है, इसके अनुसार क्या था कि एक ऐसी प्रक्रिया, इसके अनुसार द्वंद्ववाद को एक प्रक्रिया समझा जाता है। इसका तात्पर्य है कि द्वंद्ववाद तर्क वितर्क यानी रीजन की आरोही एवं अवरोही स्वरूपों की प्रक्रिया है। तर्क वितर्क की जहाँ स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ ऊपर नीचे दोनों प्रक्रिया जरूर होती है। ठीक है। तो द्वंद्ववाद के आरोही स्वरूप के आध्यात्मिक यथार्थ को, अस्तित्व को दर्शाया गया है। ठीक है। उदाहरण के लिए ईश्वर के स्वरूपों को। ठीक है। द्वंद्ववाद के अवरोही स्वरूप के अनुभावी प्रघटना जगत में आध्यात्मिक यथार्थ की अभिव्यक्ति की व्याख्या की है। ठीक है। तो ईश्वर के जो स्वरूप हैं उनको जो है द्वंद्ववाद के अवरोही जो स्वरूप है उनकी प्रघटना के आधार अनुसार जो है, जो हमारा आध्यात्मिक जगत है उसकी अभिव्यक्ति जो है इसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए अब हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद की अवधारणा का प्रयोग कैसे किया है। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स जी के क्या विचार थे द्वंद्ववाद की अवधारणा से, तो उन्होंने इसे किस प्रकार से प्रयोग किया था। यह हमें याद रखना होगा कि मार्क्स ने भौतिकवाद की अवधारणा को, मार्क्स ने जो है भौतिकवाद की जो अवधारणा को जर्मन दार्शनिक हीगल के प्रत्ययवादी सिद्धांतों के आलोचना के आधार पर विकसित किया था। ठीक है। हीगल ने द्वंद्ववाद की अवधारणा देखो, हीगल ने द्वंद्ववाद प्रक्रिया की जो अवधारणा के तर्क वितर्क की प्रक्रिया है, दोनों स्वरूपों को मिलाकर उनको विकसित किया था। तो हीगल ने क्या किया था, दो इसकी प्रक्रिया होती है इस अवधारणा की, तर्क और वितर्क की, और प्रक्रिया को मिलाकर दोनों स्वरूपों को मिलाकर जिसका विकसित किया था। मोटे तौर पर उसने द्वंद्ववाद को एक तार्किक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि उसने तर्क को आधार माना था इसके लिए, और सूक्ष्म स्तर पर उसने इस प्रक्रिया को तार्किक प्रक्रियाओं की संचालन शक्ति का स्रोत भी माना। सूक्ष्म स्तर पर उसने इस प्रक्रिया को तार्किक प्रक्रियाओं की, तर्क जहाँ होगा तर्क वितर्क होगा,
उसके संचालन के लिए शक्ति का स्रोत माना था। आगे पढ़ते हैं। हीगल की मान्यता थी कि ईश्वर के बारे में आत्मज्ञान, हीगल का क्या मानना था? हीगल की मान्यता थी कि ईश्वर के बारे में आत्मज्ञान मानवीय ज्ञान के माध्यम से होता है। उनका ऐसा मानना था हीगल का कि ईश्वर के बारे में अगर आपको जानना है तो मानव के जो मानवीय ज्ञान है उसी से ही आपको ईश्वर का आत्मज्ञान हो सकता है। दूसरे शब्दों में मानवीय विचारों की अवधारणाएं, जो मानव की अवधारणाएं होती हैं, विचार होते हैं, मानव अस्तित्व की वस्तुपरक स्वरूप के बराबर होती है। जो हमारा आज जो हम जीवन जी रहे हैं उसके आधार पर होती है, उसी के बराबर होता है। इसी के साथ साथ तर्क मानव प्रकृति के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसी के साथ साथ तर्क जो है मानव प्रकृति के सिद्धांत पर आधारित होता है। हीगल ने यह भी प्रतिपादित किया कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया अधिक सूक्ष्म स्तर पर विपरीत परिस्थितियों को एकता के संदर्भ में समझने की एक चेष्टा है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया क्या है? अधिक सूक्ष्म स्तर की जब परिस्थितियां आ जाती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उनको एकता के संदर्भ में समझने की एक चेष्टा भी बताया उन्होंने। हीगल ने इसे एक ऐसी प्रक्रिया बताया जो अंतर्निहित तत्वों को स्पष्ट करती है। इस प्रकार प्रत्येक विकास तथा परिवर्तन कम विकसित या पूर्ण अवस्था का एक परिणाम होती है। इस प्रकार से नया विकास पूर्व अवस्था की ही परिणति है। नया विकास कब हुआ है? क्योंकि पुराना गया है, पुराना बना है, पुराने की वजह से जो है नया विकास बना है, तो उस अवस्था की एक परिणति है। अंततः यह एक स्वरूप तथा उसे नए स्वरूप बनाने की प्रक्रिया के बीच सदैव एक अप्रकट तनाव बना रहता है। यानी कि एक नया स्वरूप और उस नए स्वरूप से बनने वाली प्रक्रिया के बीच जो तनाव रहता है उससे हम द्वंद्ववाद को लाते हैं। हीगल ने इतिहास को स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति के रूप में समझा है। ठीक है, स्वतंत्रता की जब चेतना जागृत हो जाती है, जब स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे तो सब में एक आंदोलन सा छिड़ गया था, चेतना ही जागती है कि हमें आज़ादी चाहिए। तो स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति के रूप में भी उन्होंने इसे समझाया है। फिर देखते हैं प्रारंभ में मार्क्स जो थे हीगल के दर्शन से प्रभावित हुए थे। पहले जो है मार्क्स जो थे वो हीगल के दर्शन से प्रभावित हुए थे, परंतु बाद में उन्होंने इसकी प्रत्ययवादी प्रकृति की आलोचना की थी। स्वयं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया था मार्क्स ने। हीगल द्वारा पदार्थ के स्थान पर विचारों को अधिक महत्व देने की मार्क्स ने आलोचना की थी। हीगल द्वारा पदार्थ के स्थान पर जो था उन्होंने विचारों को अधिक महत्व दिया था, तो मार्क्स ने इसका खंडन किया था। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक रूप से वैध द्वंद्वात्मक पद्धति पाने के लिए हीगलवादी द्वंद्ववाद को पूरी तरह से उल्टा करना पड़ेगा। मतलब हीगल जो थे वो विचारों को मानते थे, तो मार्क्स क्या मानते थे? वो पदार्थों को मानते थे। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने उनका विरोध करा था। हीगल से अलग हटकर मार्क्स ने कहा कि पदार्थ ही सर्वोपरि है। ठीक है, उन्होंने पदार्थ पर जोर दिया था। हीगल की तरह द्वंद्ववाद में विचारों को सर्वोच्च समझना ठीक नहीं है, उनका ऐसा मानना था। आगे हम पढ़ेंगे द्वंद्ववाद के नियम। तो अगली वीडियो में हम द्वंद्ववाद के नियमों को पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।